नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तर प्रदेश में 20 मई को होने वाले 5वें चरण के चुनाव से पहले बीजेपी रायबरेली में सपा और कांग्रेस दोनों के लिए रास्ते में रोड़े अटकाने की जोरदार कवायद में लगी हुई है। और यही वजह है कि कभी अखिलेश के बेहद करीबी माने जाने वाले मनोज पांडे से गृह मंत्री ने मुलाकात किया कि विरोधी खेमे में हलचल शुरू हो गई। और आखिरकार आज मनोज पांडे ने साइकिल की सवारी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम ही लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने रायबरेली में रैली के दौरान मनोज पांडे को बीजेपी की आधिकारिक सदस्यता दिलाई, जिसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी के इस दांव से रायबरेली के समीकरण में हलचल जरूर तय है, क्योंकि विधानसभा में भी जिस तरह से बीजेपी की काफी कोशिशों के बाद भी मनोज पांडे ऊंचाहार से अपनी सीट निकालने में कामयाब हुए थे। ऐसे में ये साफ है कि मनोज पांडे के जमीनी आधार को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। मगर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को मिलने वाले सपा के समर्थन में जरूर सेंध के आसार हैं। अब देखना यह है कि रायबरेली की उथल पुथल से कैसे होंगे रायबरेली के नए समीकरण। आज इसी विषय पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बीजेपी में शामिल हुए अखिलेश यादव के बेहद करीबी विधायक, अमेठी में अमित शाह ने दिलाई सदस्यता। क्या रायबरेली अमेठी में बदलेगा समीकरण? 4 चरणों में चुनाव खत्म हो चुका है, वहीं 5वें चरण के लिए 20 मई को वोटिंग होनी है। इसी बीच नेताओं के दल बदल का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी का कुनबा बढ़ाओ रणनीति पर अमल करते हुए समाजवादी पार्टी के रायबरेली ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वैसे तो वो मन से पहले ही भाजपाई हो चुके थे, मगर अब आधिकारिक रूप से गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें विशेष रैली में भाजपा परिवार का हिस्सा बना लिया। साथियों, आज हम कहना चाहते हैं, भारत के आधुनिक युग के चाणक, भारत के एक ऐसे सपूत जिन्होंने 60 साल के कैंसर को, जब हम लोग बच्चे थे और पढ़ते थे कि झारखंड में नक्सलाइट कार्रवाई हो रही है, छत्तीसगढ़ जल रहा है, पंजाब का आतंकवाद है, घाटियों में खून बह रहा है, तो मन द्रवित हो जाता था। आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून आता था। और मैंने 1000 मंचों से कहा कि जहां देश की सीमाओं का सवाल है, उससे बड़ा देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा का सवाल है। अगर उसे किसी ने खत्म करने का काम किया तो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करने का काम किया। और आज जब देश में लोकतंत्र का महापर्व है, साथियों, ये चुनाव किसी राज्य के मुखिया को चुनने का नहीं है, ये भारत के 135 करोड़ लोगों के भविष्य का सवाल है। और आप जानते हैं, आज 2 शक्तियों के बीच में लड़ाई हो रही है। और मैं आज कहना चाहता हूं और हृदय से कहना चाहता हूं साथियों, और मेरी बात गलत लगे तो मेरा विरोध करना, मैं लोकतंत्र की ताकत को जानता हूं और मानता हूं। वैसे तो रायबरेली ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग और मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देकर सपा से दूरी बनाने का बिगुल फूंक दिया था। बकायदा 2 महीने बाद 12 मई को चुनाव प्रचार के लिए जिले में आए गृह मंत्री अमित शाह डॉक्टर मनोज पांडे के घर पहुंचे, उनके साथ लंच किया और तभी से माना गया कि गृह मंत्री की मौजूदगी में सपा विधायक मनोज पांडे भाजपा को ज्वाइन कर लेंगे, और हुआ भी यही। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामकिशोर पासी, जिनके बाबा ने भी कांग्रेस का काम किया था, पिता ने भी कांग्रेस का काम किया था, गरीबी का दंश नहीं झेल पाए, फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया। काश आदरणीय प्रियंका जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, अगर आप उनके घर आई होती तो कम से कम मनोज पांडे नेतृत्व के नाते आपका विरोध नहीं कर सकते थे। लेकिन हमें दुख है कि रायबरेली ने ही मनोज पांडे को बनाया है। मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं एक कमजोर परिवार का व्यक्ति हूं, लेकिन मनोज पांडे को रायबरेली की जनता ने बनाया है। अगर रायबरेली की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार होगा, जनादेश का अपमान होगा, कम से कम मनोज पांडे टुकुर टुकुर देख। वैसे बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि वो अमेठी और रायबरेली के रण में किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे की रणनीति के तहत एंट्री बीजेपी में हुई है।
राहुल के लिए रायबरेली में अब ये दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला मामला हो चुका है, क्योंकि रायबरेली से कांग्रेस राहुल को खुद उम्मीदवार बना चुकी है, जबकि बीजेपी ने उनके खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। ऐसे में सवाल ये कि मनोज पांडे क्या बीजेपी में आकर फिजा बदल पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो मनोज पांडे के बीजेपी में शामिल होने के बाद रायबरेली के समीकरण बदलने की जो बात कही जा रही है, उसमें कितना बदलाव आएगा ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर लंबे समय से जिस तरह से रायबरेली में कांग्रेस की कैंडिडेट को हमेशा से समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन मिला है, उस समर्थन में सेंध लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने जरूर कर दिया है। इसके साथ ही साथ मनोज पांडे को लेकर माना जाता है कि रायबरेली में एक बड़ा और अहम ब्राह्मण वर्ग मनोज पांडे के साथ तो आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय मैं करा देती हूँ। चंद्रभूषण सिंह जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। दारा सिंह यादव जी, नेता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मुकेश सिंह जी, आप प्रवक्ता हमारे साथ हैं, जुड़ेंगे कुछ ही देर में। नीरज राय जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले चंद्रभूषण जी, जिस तरह से मनोज पांडे की आज बीजेपी में एंट्री हो चुकी है, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद उन्हें आधिकारिक रूप से सदस्यता दिलाई है, ऐसे में क्या लगता है आपको कि बीजेपी में मनोज पांडे की एंट्री के बाद क्या कुछ बदल पाएंगे आप रायबरेली में? देखिए प्रियंका जी, रायबरेली वैसे ही कांग्रेस के बस में रही नहीं और कांग्रेस वहां से भाग गई। अब वो जिस तरह से वायनाड में चुनाव हार रहे हैं और दोबारा रायबरेली और अमेठी की तरफ देखने की कोशिश की, अमेठी से भी भागकर रायबरेली आ गए। तो जो व्यक्ति जिसको ये नहीं पता है कि मुझे कहाँ से चुनाव लड़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक कौशल और चुनाव रणनीति के तहत काम कर रही है। जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस को धोखे में रखा और कहा कि भाई तुम आओ, यहाँ आओगे चुनाव में, मेरे विधायक हैं, मेरा ये है वो है, कांग्रेस वहां से राहुल प्रियंका चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन वही बात है कि राजनीति में जब एक दूसरे को धोखा ही देना है तो अच्छा है कि चुनाव लड़के हरवा दो और घर में बैठेंगे। तो अखिलेश यादव जी ने बड़ा अच्छा गेम प्लान कर लिया राहुल गांधी के लिए कि आओ तुम यहाँ, तुमको तो हम हरवाएंगे। और वो देखना कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा और जब 20 तारीख वोटिंग रायबरेली में होगी तो राहुल गांधी बहुत बुरी तरह से हारेंगे। और रायबरेली ने इस बात ठाना है कि भाई रायबरेली जो ये पुश्तैनी कहने की राजाओं की, अब राजा जो है किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, दारा सिंह यादव जी के वोट से पैदा होता है। दारा सिंह जी, क्या कह गए चंद्रभूषण जी? रायबरेली का रण बहुत ही गंभीर होगा और राहुल गांधी हारेंगे, ये अखिलेश यादव जी की वजह से हारेंगे। दारा सिंह जी, हाँ देखिए, बात सीधा ये है कि जिसको कुछ पता ही नहीं है वो टीवी पर आके रात बोल देता है, मंच पे आके अपना बोल देता है। अगर ये चुनाव से कहीं जीत रहे हैं तो प्रधान को धमकी दिलवा रहे हैं। अगर ये चुनाव जीत रहे तो जनता से ये क्यों कह रहे हैं कि हम तुम्हारा राशन कार्ड कटवा देंगे, हम तुम जो 6,000 रुपये पा रहे हो उसको कटवा देंगे। अगर ये चुनाव जीत रहे हैं तो ये अधिकारियों से क्यों कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा जिला हम हारे तो तुम्हारा ऐसी जगह ट्रांसफर करेंगे। अभी रुकेंगे नहीं, मत उठाइए, तो अपने बात सुन लीजिए, सुनने की आदत की करिए। सत्ता पक्ष में हो, जब से इसने वोट दिया उसकी नहीं सुने हो तो भला विपक्ष की तो सुनो। अब ये कह रहे हैं कि अभी राहुल गांधी जी को और अखिलेश जी को कह रहे थे, बराबरी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। जितना माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में विकास कार्य कर दिया है, अगर उनका 1% आप लोग काम कर देते तो उनका नाम लेने से आप लोग थोड़ा सा इतराते। कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। अभी आपको वैक्सीन के बारे में वो लोग कितना कह रहे थे,
जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। प्रियंका जी, रायबरेली की बात हो रही, कहाँ की बात कहाँ लेकर दारा सिंह जी आ जाते हैं? अरे दारा सिंह जी केजरीवाल जी को कल लाए थे। दारा सिंह जी पहले तो रायबरेली पे जवाब दे देना आप। हाँ, दारा सिंह जी कल तैयार है। अब यार रायबरेली में ही सुना है कि अपने कुछ गुंडे भेज के वहाँ पे फोड़ करवाए उनके कार्यालय में। अरे तुम जब चुनाव जीत रहे हो तो क्यों इन सबका सहारा ले रहे हो, और क्या जरूरत पड़ गई आपको? और सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं कि आप बताइए ना कि जब आप चुनाव जीत रहे हो तो जनता को क्यों धमकवा रहे हो? क्यों आप उनके प्रधानों को धमकी दिलवा रहे हो? क्यों कोटेदारों को धमकी दिलवा रहे हो? है इसका कोई जवाब? अरे दारा सिंह जी, रायबरेली में पहले तो जिस तरह से मनोज पांडे समाजवादी पार्टी पर ही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जिस तरह से रामचरितमानस और राम को लेकर पार्टी का रवैया रहा है, उससे आहत होकर उन्होंने पार्टी छोड़ी है। देखिए प्रियंका, आहत नहीं, वो अटैची जिसको बोलते हैं रिश्वत। जो ये भ्रष्टाचारी विधायक होते हैं जनता के नहीं होते। आप बता दीजिए, उनका घर आपने देखा है, जब अमित शाह जी उनके घर गए हैं, जो जनता का सेवक होता है उसके घर चलिए असली दिखा देते हैं और उनका घर दिखा देते हैं। और मनोज पांडे की बात करते हैं जिसका भाई खुद वहां पे रायबरेली के आरोप है कि कितनी जमीन कब्जा करे हुए हैं। तो अब वो बचने के लिए क्या करेंगे? पता चला सपा में रहते गुंडे होते हैं, जमीन कब्जा करते हैं। सपा में रहते हैं गुंडे हो जाए, मनोज पांडे सपा वाले खुद आरोप लगाने। वो लोग सुनिए, वो लोग सिर्फ बिजनेसमैन है, उनको चाहिए सिर्फ पैसा। और जो नेता होता है वो सामाजिक नेता होता है, जिसके घर में बाइक नहीं होती, गाड़ी नहीं होती, होता है जैसे हमारा अलादीन लोटा नाम के साथ जी। ये लोग नेता हैं, ये धंधावीर लोग हैं, ये माफीवीर लोग। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मनोज पांडे नेता नहीं है? नेता कहाँ से होंगे? हम तो कभी नहीं नेता नहीं मानते उनको। अरे 2 महीने पहले तक तो आपके साथ थे। 2017 से लेकर 14 से लेकर 22 तक विधायक आपने बनाया रखा, अखिलेश यादव के बेहद करीबी थे। तब तक तो ये आपके बोल सुनने को नहीं मिले दारा सिंह जी। मनोज पांडे के लिए निजी बयान दे रहा हूँ, मैंने कभी उनको लेकर कोई बयान ही नहीं करता हूँ। मैं उनके समर्थन में कभी वोट नहीं मांगने जाता हूँ, क्योंकि मैं उनकी हकीकत जानता था। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के उनके फोटो पहले से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ उनके फोटो आए थे, तब हमने बताया। अरे ये ठीक है, वो आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, पर सपा सुप्रीमो के विचार तो नहीं थे ना चंद्रभूषण जी। देखिए, मैं इनकी बात को ये कह रहा हूं कि सपा का और कांग्रेस का नैतिकता के आधार पर जो रायबरेली और अमेठी में ये लोग हारेंगे, इनको अपनी हैसियत पता चल जाएगी और ये कांग्रेस को हैसियत पता चल जाएगी। इंडी गठबंधन, पूरी बात सुनिए, इंडी गठबंधन के लोग किस तरह से लोगों का अपमान कर रहे हैं। और आपने देखिए, कल अखिलेश यादव जी को जरूरत पड़ी कि उस जेल से छूटे हुए तिहाड़ी अरविंद केजरीवाल, जिसने अपनी राज्यसभा सांसद, एक महिला राज्यसभा सांसद को 13 तारीख को 12 तारीख को पिटवाया, उसको कल लखनऊ में बुलाकर ये महिला का सम्मान कर रहे थे, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी भी अरविंद केजरीवाल के साथ मिली हुई है, ये लोग मिले हुए हैं। और मुकेश सिंह जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा। मैं आती हूँ आपके पास में, फिर नीरज राय जी के पास जाऊंगी। मुकेश जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा। देखिए, महिला के सम्मान की अगर ये बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि मणिपुर में जिस तरीके से एक सैनिक जो देश की रक्षा के लिए, अरे मुकेश सिंह जी, पहले जिस पर सवाल पूछा गया है उसको किनारे करके आप मणिपुर पर ना जाएं, पहले उस पर जवाब दे दें, उसके बाद मणिपुर की बात आप करें। महिला सम्मान पर जवाब दे रहा हूं मैं, महिला सम्मान पर जवाब दे रहा हूं। पहला टिप्पणी है तो उसको हो जाने दीजिए, ये वहां पर बात नहीं करेंगे। ये हाथरस में बेटियों को जलाया जाता है, वहां पर किसी को मिलने नहीं दिया जाता, लाश फूंक दी जाती है, वहां पर बात नहीं करेंगे। महिला पहलवानों के साथ जिस तरह की हरकतें होती है वहां पर बात नहीं करेंगे। स्वाति मालीवाल जी पर मैं आता हूँ। स्वाति मालीवाल जी की इन्होंने बात की, देखिए वो सारी बातें जांच के जद में है और आज कुछ वीडियो भी रिलीज हुए हैं जो कि सारे चैनलों पर दिख रहे हैं। उस पर बहुत ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से महिला सम्मान की बात करती है। जब महिलाओं के सम्मान की बात आती है तो इनके मुंह में ताले लग जाते हैं। मणिपुर में जब हम कोई चर्चा करना चाहते हैं नहीं, तो आप अगर आप दूसरी राजनीतिक पार्टी से सवाल करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप अपने पार्टी में, अपने सीएम हाउस में कुछ भी कर सकते हैं, और जब आपसे सवाल का जवाब मांगा जाएगा तो आप बाकी घटनाओं का जिक्र करेंगे।
ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, सारी चीजें सामने आ जाएगी। मैंने आपसे नहीं, कहा तो बाकी घटनाओं को जोड़कर उसे जस्टिफाई करने की कोशिश मत करिए मुकेश जी। तमाम उसी केस से संबंधित तमाम चैनलों पर वीडियो चल रहा है मैम, आप देख लें, उसी घटना से संबंधित। तो उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, क्योंकि सच्चाई क्या हो सामने मुद्दे पर मैं वापस आती हूँ। ठीक है, ठीक है चंद्रभूषण जी, बात तो पूरी होने दीजिए। चंद्रभूषण जी, मुद्दे पर मैं वापस आती होने दीजिए। मुद्दे पर मुकेश जी आती हूँ आपके पास। मैं, ये मुद्दा हमारा नहीं है, मैं आपसे सिर्फ जवाब चाहती थी। नीरज राय जी के पास आऊंगी। नीरज राय जी, जिस तरह से मनोज पांडे आज बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद खास तौर से ये माना जा रहा है कि 14 से लेकर 22 तक जिस तरह से विधायक की कुर्सी उन्होंने अपनी बचाई है, और चाहे जितनी भी भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश और कवायद की गई हो, मनोज पांडे को ऊंचाहार से हिलाने में नाकामयाब रहे हैं। ऐसे में जनाधार मनोज पांडे का है, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है। लेकिन क्या लगता है आपको, जिस ब्राह्मण वोट का दावा किया जा रहा है, जिन समीकरणों का दावा किया जा रहा है, क्या उसके सहारे रायबरेली में कुछ बदल पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है प्रियंका जी कि कोई भी व्यक्ति हो, हमारे देश के भारत की राजनीति में देखा गया है कि चुनिंदा को छोड़ दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति पार्टी से अलग हटकर अपना वजूद नहीं बना पाता है। और रही बात वहां से मनोज पांडे जी का, जो कि 22 तक रहे, विधायक भी 22 में भी रहे और मुख्य सचेतक थे पार्टी का, और राज्यसभा के चुनाव में देखा गया कि वो पाला बदले थे। तो जाहिर सी बात है, चुनाव के दौरान ऐसी चीजें हमारे देश के अंदर होती रहती हैं। कहा गया है कि राजनीतिक चुनाव में न आखिरी कोई पार्टी होती है, न कोई आखिरी शब्द होता है। और यहाँ पर सबसे चीज जो ये हो जाता है कि चुनाव के दौरान पार्टी बदलना विचारधारा को स्वीकार करना नहीं होता है, सत्ता की संभावना देखकर जाया जाता है। अब पूरा घटनाक्रम को आप देख लीजिए। जिस दिन दिनेश सिंह का वहां पर नॉमिनेशन होता है, उस दिन मनोज पांडे नहीं जाते हैं और उनके अपने लड़के को भेजते हैं। तमाम बातें उठी भी थी, नहीं आए हैं, ये हुआ वो हुआ। तो चुनाव है, उस दौरान उनको पकड़ने की बात हो रही कि भाई अपने मंच पे लाया जाए। 4 दिन 5 दिन पहले से ही चल रहा था कि अमित शाह जी से जब मुलाकात भी हुई थी कि रैली होगी, उसमें अमित शाह जी रहेंगे और ज्वाइन करेंगे। इतने जो घटना चक्र जो चला है, इससे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। क्यों हुआ है उसमें मैं बताना चाहूंगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो संसद प्रत्याशी हैं और प्रधानमंत्री भी बनाए जाएंगे, मोदी जी को बनारस में हराना बहुत ही मुश्किल है, उसी तरह से राहुल गांधी को रायबरेली से हराना उतना ही कठिन है। इस चीज से नकारा नहीं जा सकता है। यहाँ पर पार्टी के बैठे हुए प्रवक्ता अपनी अपनी दलीलें पेश कर सकते हैं, भाई सबको अपने बोलने की आजादी है। लेकिन तथ्य और तर्क के हिसाब से आपने कहा है ब्राह्मण, अगर 6 तारीख के बाद से देखा जाए तो प्रियंका गांधी का वहां पर कैंप करना और कैंप के दौरान जो एक इमोशनल जो जुड़ाव है देश वहां के रायबरेली की जनता के बीच में, जिस तरह से 2014 और 19 में देखा गया था कि हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी से जनता का एक इमोशनल लगाव था और सेंटिमेंट को पकड़ के ही काम और बात करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार वो इमोशन थोड़ा सा डिफर हुआ है, चेंजिंग आया है उसमें। अब क्या रिजल्ट होगा वो तो 4 तारीख को सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दम भर ही रही हैं। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि मनोज पांडे जी बेशक आए हुए हैं, सत्ता के सभी लोग लालसा रखते हैं, इसमें नो डाउट। मनोज पांडे जब मुख्य सचेतक की भूमिका को छोड़ सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पर पड़े हुए इंडिविजुअल वो करते क्या। तो 2024 के चुनाव के बाद भी अभी 27 तक उत्तर प्रदेश में भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और उसमें अपना एक प्रभुत्व स्थापित करेंगे। जैसे कि एक चीज मैं उदाहरण देना चाहूंगा, 2022 के चुनाव में आपने देखा कि जतिन प्रसाद जो कांग्रेस के नेता थे और उस कांग्रेस के बंगाल के प्रभारी भी थे, उनको भारतीय जनता पार्टी लाती है और इतना महिमा मंडित करती है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े ये ब्राह्मण चेहरा है। हकीकत यही था कि जतिन प्रसाद अपनी भाभी को जिला पंचायत का चुनाव तक नहीं जिता पाए थे। देखिएगा, उस तरह से मनोज पांडे जी 2 महीना पहले से बैठे थे। अगर उस समय भाजपा अपने में ले ली होती तो डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं कि स्थिति मजबूत होती। इसलिए कह रहा हूं, देखिए हम लोग भी छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, समीकरण को कैसे समझना होता है आज 20-22 साल से हम लोग देख भी रहे हैं। और भाजपा के साथ भाजपा के लिए काम भी आदमी 2014 के चुनाव में भी किया था, सेंट्रल बैठ के, ऐसा भी नहीं था उसमें। वो अलग चीज है भाई, जो अपना प्रवक्ता जो बोल दे। आज स्थिति दूसरी है। रायबरेली से सटे, रायबरेली लोकसभा में ही उसमें एक और आता है विधानसभा जो कि अमेठी के लिए है। अब उस पर उस रायबरेली का असर अमेठी पे भी पड़ रहा है। एक किशोरी लाल वहां पे लड़ गए, केएल शर्मा भी जबरदस्त लड़ाई दे रहे हैं स्मृति ईरानी को। और यहाँ पर क्या है कि स्मृति ईरानी का एक वजूद इसलिए बोल रहा हूं कि 14 में वो राहुल गांधी से हारी थी,
तो सीधे तौर पे कहा गया किससे हारी हैं, तो राहुल गांधी से। जीती किसको हैं, तो राहुल गांधी को। अगर ये केएल शर्मा से हार जाती हैं तो किसने हराया, केएल शर्मा ने। किसको जीती, केएल शर्मा को। यहाँ पे दो दर्जे हो जाएंगी। ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी को चिंता खाए जा रही है। वास्तविकता यही है। हाँ, प्रवक्ता लोग क्या बोलते हैं भाई, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रख सकता, लेकिन जो जमीनी आती हूँ मैं। चंद्रभूषण जी, इस पर जवाब दीजिएगा। देखिए, अपनी राय जी की अपनी वो राय है और उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन नीरज जी ने एक बात यहाँ पर यह भी कही कि अगर 2 महीने पहले मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते तो समीकरण कुछ और होते। अब क्योंकि चुनाव से ठीक पहले 20 तारीख को चुनाव है, आज 17 तारीख को ज्वाइनिंग हो रही है, तो 3 दिन में क्या कुछ बदल पाएंगे आप? नहीं, मनोज जी उसी दिन हमारी विचारधारा और हमारे साथ आ गए थे जब राज्यसभा का चुनाव, ठीक है। सपा इसको अच्छी तरह से जान रही थी। राहुल गांधी जी आना, देखिए वहां पर टिकट घोषित नहीं कर रहे थे। राहुल गांधी जी को पता था, प्रियंका जी को भी पता था कि मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, वहां की स्थितियां ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव जी का दबाव, अखिलेश यादव जी के पास भी अपना कोई कैंडिडेट नहीं था क्योंकि उनकी भी जमीन वहां पर खिसक चुकी है। रायबरेली और अमेठी में ना अखिलेश यादव जी के पास कोई जमीन है, ना कांग्रेस के पास तो जमीन थी नहीं। कांग्रेस के पास जमीन थी, लेकिन कांग्रेस ने उस जमीन को 5 साल देखने का भी। अरे लेकिन चंद्रभूषण जी, रायबरेली सीट अभी भी कांग्रेस के कब्जे में है, चाहे कितनी भी भारतीय जनता पार्टी की लहर आए। रायबरेली का गढ़ अभी हिला पाने में आप नाकामयाब रहे हैं। इस बार ये आपको अप्रत्याशित घटना होगी इस चुनाव की, आप नोट कर लीजिए। रायबरेली में राहुल गांधी हारेंगे। 5 साल जो सांसद अपने लोगों को देखने नहीं आई, वो क्या आप सोचते हैं कि लोकतंत्र ऐसे चलता है? चलिए, तो 4 जून को आपके दावे पर बात करूंगी मैं। आती हूँ मैं आपके पास दारा सिंह जी से। पहले दारा सिंह जी से जवाब ले लूं। दारा सिंह जी, देखिए, नैतिकता ये कहती है कि अभी मनोज पांडे की जिक्र आया, मनोज पांडे थी भाजपा ज्वाइन कर लिया और विधायक समाजवादी पार्टी से। अरे अगर उनके अंदर क्षमता है, अगर वो जानते कि हमारा वर्चस्व इतना है तो इस्तीफा दे दे, फिर से चुनाव लड़ने, भाजपा के झंडे से लड़ने, जननिर्दलीय लड़ने, तब उनको पता चलेगा। तो आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर हो या फिर मनोज पांडे हो, ये जैसे थाली के जो बैंगन होते हैं जो लटकते ढंगते रहते हैं, ये लोग हैं अभी सपा के ही विधायक और गुणगान भाजपा के कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इन लोगों को समस्याओं से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप, कोई मतलब नहीं। और दूसरा चीज ये कह रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में कितनी बार मुख्यमंत्री थे, तो वो बनारस से क्यों चुनाव लड़ते हैं, वहां गुजरात में क्यों नहीं लड़ते हैं, क्यों नहीं लड़ रहे हैं वहां से चुनाव? क्योंकि वहां से उनको पता है कि हम कितना झूठ बोल चुके हैं, मुख्यमंत्री पद पर बैठकर इतना डूब चुके हैं गुजरात को, वहां की जनता इनको नकारती नहीं, इसीलिए बेचारे उत्तर प्रदेश के। अरे दारा सिंह जी, कैसी बातें करते हैं आप? दोनों सीटें जीते थे, अपने अपने पसंद से उन्होंने वाराणसी की सीट का चुनाव किया है, और तीसरी बार जिस तरह से मैदान में उतरे हैं वो तो 4 जून को नतीजे बताएंगे। नीरज जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? पहले अपनी बात पूरी करें। जी, मैं कहना ये चाह रहा था कि बैठ के पार्टी प्रवक्ता लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि मनोज पांडे जी जब आए थे तो वो रायबरेली से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे और भारतीय जनता पार्टी उनको लड़ाती भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास नहीं था कि राहुल गांधी रायबरेली से आ सकते हैं, क्योंकि ये था कि राहुल गांधी अगर आएंगे भी तो अमेठी से आएंगे। अब यहाँ पर यह हुआ कि इंतजार चल रहा था कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी कौन घोषित होता है। अब उस इंतजार को देखा गया, उसकी नाराजगी मनोज पांडे की भी हुई कि मनोज पांडे का टिकट नहीं 2 दिन पहले नॉमिनेशन से होता है, दूसरे दिन राहुल गांधी का होता है। अब वहां पर इनका दिनेश सिंह का जब नाम आता है और उसके बाद आता है राहुल गांधी का, तो मनोज पांडे के अंदर थोड़े से हताशा भी आ गई, निराशा भी। उसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि नामांकन में सुन लीजिए ना, क्या बाधा अधूरा सुनेंगे, चलिए तो सबसे कम समय देती है, चलिए। अरे नहीं नीरज जी, मुकेश जी को भी तो समय मुझे देना होगा ना, मेरे पास समय की कमी है, मैं क्या करूं अपनी बात, लेकिन आप जल्दी से पूरी कर ले, जल्दी पूरी कर ले, समय तो लिमिटेड ही है ना नीरज जी। करना है, अरे लिमिटेड केवल हमारे लिए लिमिटेड है।
अभी भूषण भाई वो बोल रहे थे 4 बार 5 बार, उनसे आपने बोला नहीं, आप अपनी बात पूरी करें, मुझे मुकेश जी को भी इसके बाद समय देना है जी। हो गया, बात हो गई पूरा, बड़ा दिमाग से बोलना पड़ता है ना, रटा रटाया तो बोलना नहीं होता है। आगे बढ़िए। चलिए मैं आती हूँ आपके पास, वापस लौट कर आती हूँ। मुकेश सिंह जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से मनोज पांडे को लेकर बात हो रही है, मनोज पांडे, अदिति सिंह और दिनेश प्रताप सिंह, जिस तरह से माना जा रहा है कि पिछली बार के चुनाव में समीकरण कुछ और थे, इस बार ये सभी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है? देखिए, इस पर तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन इस पर मैं एक लाइन बात करके पूरे उत्तर प्रदेश की थोड़ी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, मनोज पांडे हो या अदिति सिंह हो या जो भी दल बदलू नेता हो, जनता के बीच में उनकी कोई विश्वसनीयता रह नहीं गई है। जनता ऐसे लोगों को अब पसंद नहीं करती है, मेरा अपना ये मानना है। नंबर 1। नंबर 2, ये भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर देना चाहता हूँ, जो 80 में 80 की बात कर रहे हैं, ये शायद सड़क पर निकलते नहीं, गलियों में घूमते नहीं, लोगों के बीच में रहते नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जनता इनके वादों से, इनके जुमलों से परेशान हो गई है। आज की स्थिति ये है कि आप प्रयागराज देख लीजिए, भदोही देख लीजिए, जौनपुर देख लीजिए, चंदौली देख लीजिए, गाजीपुर देख लीजिए, पूर्वांचल की मैं बात कर रहा हूँ, बलिया देख लीजिए, जहां से मोदी जी लड़ रहे हैं, बनारस देख लीजिए, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी में के प्रति लोगों का आक्रोश है, असंतोष है, और ये लगभग सारी सीटें हारने जा रहे हैं। तो इस तरह से जुमला ये फेंक रहे थे, जैसे ये कह रहे थे 13 रुपया किलो चीनी दे देंगे, पेट्रोल हम बहुत सस्ता कर देंगे, हम रुपया और डॉलर का मूल्य बराबर कर देंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, महंगाई से राहत दे देंगे, बहुत सारा जुमला इन्होंने फेंका। और इनके गृह मंत्री जो आजकल हम अमित शाह जी, वो तो कहे भी चुके हैं सार्वजनिक रूप से, ये सारे जुमले होते हैं, चुनाव में जो वादा होता है जुमला होता है। लेकिन जनता ये कहती है कि जुमला जो आप दे रहे हैं जुमला नहीं बल्कि अपराध है। जनता को आपने जो सब्जबाग दिखाया, चंद्रभूषण जी छोटा सा फाइनल कमेंट, चंद्रभूषण जी फाइनल कमेंट, आप उस वादों को पूरा करें तो अपराध करते। मुकेश सिंह जी समय नहीं है ज्यादा। चंद्रभूषण जी फाइनल कमेंट। गठबंधन जिसमें कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी है, इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि कल केजरीवाल जी आए और 5 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 क्वेश्चन पूछ लिए, सवाल तो क्वेश्चन जवाब नहीं दे पाए। यही वो अन्ना आंदोलन के प्रेरणा है। ये ठीक है, मुद्दा ये नहीं है। नीरज राय जी फाइनल कमेंट दीजिएगा आप अपना। दारा सिंह जी फाइनल कमेंट। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बोले नहीं, ये बोले नहीं, अरे इनके मालिक जो है, इनकी जो आका है, जो सबसे बड़े झूठे और लॉयर है, वो कितना आप बता दीजिए कहाँ पीसी किए, कहाँ प्रेस वार्ता की है, एक भी मीडिया वाले से बात करते हैं? आज तक जो आज ये भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कल तक का कि मनमोहन सिंह गूंगे हैं, बोलते नहीं, आप देख लीजिए कि उनके कितनी प्रेस वार्ता हुई। और नरेंद्र मोदी जी बता दीजिए पिछले 10 सालों में मीडिया से क्यों डरते रहे, क्यों नहीं जवाब दे रहे आके मीडिया के सामने? अब तो चुनाव चल रहा है ना, चुनाव में आ गए। ठीक है, चंद्रभूषण जी छोटा सा कमेंट आपका। देखिए, ये लोग अपनी ही उसी राजनीतिक एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। मैं आज भी कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी, कल आपने एक बोला रायबरेली से राहुल गांधी प्रधानमंत्री, अरे राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री क्या आएगा तो अखिलेश यादव जी क्या करेंगे पीडीए लेकर। उसके बाद अरविंद केजरीवाल अपने आप को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो जिसमें 10 प्रधानमंत्री बनने के लिए हो, जो 6-6 महीने प्रधानमंत्री बनेगा है, तो ऐसी इंडी गठबंधन को जान रही है जनता कि इनको किस तरह से समाप्त करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चंद्रभूषण जी, मुकेश सिंह जी, दारा सिंह यादव जी और नीरज राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज रायबरेली में मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उसके बाद कहीं ना कहीं माना ये जा रहा है कि मनोज पांडे के जमीनी आधार को देखते हुए रायबरेली में राहुल की लड़ाई में रोड़े अटकाने का काम ये दल बदल और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जरूर कर सकती है। अब देखना यह होगा कि मनोज पांडे और अदिति सिंह, इन तमाम लोगों के साथ मंच पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने चक्रव्यूह का रचना कर रही है, उससे कितना कुछ नुकसान राहुल गांधी के किले में सेंधमारी कर भारतीय जनता पार्टी लगा पाती है। ये आने वाला वक्त और 4 जून के नतीजे बताएंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।